मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिंदा रहूंगा, मुझे ये पता था कि मुझे नुकसान पहुंच जाएगा और ये मुझे मरवा देंगे। मैं जल्दबाजी में मैंने जाकर साजिश का डायरेक्ट इस बात का आपको सारी दुनिया बताएगी। मैंने उसके घर जाकर उसको कहा, उसकी वालदा को मैंने कहा कि जी मैं शाहिद चौधरी हूँ, शाहिद हूँ, मैं चुबुर्जी से हूँ, ज़ादे का भाई, इनको बताएं। साजिश अंदर से आ गया। मैंने उसको आते ही कहा कि शाह जी आपने मेरे वालिद को कत्ल किया और आपने आज तक मुझे बताया नहीं, इतनी दफ़ा आप मुझे मिले हैं। वो शशदर हो गया, रिवॉल्वर उसके हाथ में था, मैंने पिस्टल अपनी पीछे बैक साइड पे लगाया हुआ था। उस वक्त ऐसे ही पिस्टल लगा कर ना तो आगे से शर्टें बांध लेनी, पूंछ टाइप बने होते थे। उसने मुझे देखते सारी, ये बात सुनते सारी, उसने मुझे कहा कि यार आप अचानक मेरे घर सीधे आ गए हैं, तो आप फलां दोस्त की तरफ चले, वहाँ पे मैं आता हूँ। मैं उस सुहेल बॉडी बिल्डर था, उसके घर आ गया हूँ। साजिश थोड़ी देर बाद उनके घर आ गया। ये अच्छा शुक्र वाला फिल्म जो थी ना, ये सुहेल के अजीज हैं जिन्होंने बनाई थी। अच्छा शुक्र वाला फिल्म जो लक्ष्मी चौक में इनका दफ्तर था, मियाँ कामरान या ऐसा कोई नाम था उनका ना, तो ये सुहेल उनका कजन था। सुहेल के घर वो आ गया, उसने आगे सारी बात मैंने पूछी, कहता जी आप ऐसा करें कल आप रॉयल पार्क आ जाएं, तो वहाँ पर आपको जो सारी बात है ना मैं वो बता दूंगा, तो ठीक है, आपका जो दुख में मैं बराबर का शरीक हूँ। मैंने कहा ओके। अगले दिन हम वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर ये कुरैशी साहब, वहाँ पर साजिश शाह, वहाँ पर फरहान चौधरी, वहाँ पर और काफ़ी सारे लोग मसल्ला, वो अंदर उस कमरे में बैठे हुए जहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ। कमरा काफ़ी बड़ा हॉल था, तमाम राइफलों के मुंह मेरी तरफ थे। हम चार दोस्त थे, मैं, आमिर रिवाज गार्डन वाला मेरा दोस्त असलम, और एक और दोस्त था गालिबन, हम जंगो मेरा दोस्त, या रहमान बट था गालिबन। चार दोस्त हम थे और चारों के पास वेपन थे, लेकिन वो बैक साइड पे लगे हुए थे। अब नादरीन आपने मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ सोच के बतानी है। मेरे फादर का उसने इकबाल जुर्म किया और उसने इस बात मुझे कही कि मैंने आपके फादर को कत्ल किया है, मुझसे गलती हो गई, मैंने उनको डराना चाहा था कि वो पैरवी छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ। तो लिहाजा दिल में कोई बात ना रखना, आप मेरे भाई हो। अब यहाँ पे बात काबिल गौर है कि इंसान अपनी मौत का वक्त तेज कैसे मुकर्रर कर लेता है। जब बंदा हकार बोलना शुरू कर दे ना, तो परवरदिगार आलम उसको चांस नहीं देता। ये बात आज याद रखना, क्योंकि वो सुपर वन है। साजिश शाह ने मुझे इकबाल जुर्म किया और उसने मुझे सारी स्टोरी बताई कि मैंने आपके फादर, मेरे वालिद हुक्का पीते थे, गली में डक काटते थे लकड़ी के ना, बाद में जला के उसको पीते थे हुक्के को। तो ये इससे मुझे बताया है। इस चीज़ का आपको तमाम व्यूअर्स, एक बंदा आपको ये बात नहीं कहेगा कि ऐसे नहीं हुआ, लोग आपको यही बात बताएंगे 110% ऐसे हुआ। उसके बाद मैंने वो जो आपको बताया कि हवालात में इकबाल जुर्म भी किया, वो काके का हाथ पड़ गए, ये सारी बातें उस मर्डर में। जब मैं अगले दिन उधर गया, सारे ये बैठे हुए थे वहाँ पर, कुरैशी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की और ये 1-2 मिनट का, क्योंकि उन दिनों इनकी जो है ना आपस में भी थोड़ी चपलश चल रही थी। ये उसको डिसलाइक करते थे उसकी हरकतों की वजह से, क्योंकि अहमद हसन और बऊ हफीज कानकटा और साजिश शाह भी तकरीबन उसी डगर पे चल रहा था। वो लोगों को ये कहता था मुझसे छोटा है, या ऐसे को बात कर देनी, अपने आप को सीनियर शो करता है, ये चपलश थोड़ी सी थी। खैर कुरैशी साहब वहाँ से चले गए हैं। अब इनको उसकी बात का सारी का पता है, ये लोगों को बता देते हैं, बाकी दोस्त सारे इनके जानने वाले बैठे हुए थे। इन्होंने मेरे लिए मिठाई मंगवाई और मैंने खाने से इनकार कर दिया। पूछा गया जी आप क्या खाएंगे, मैंने कहा जी कोई जूस वगैरह, कोई पानी शानी मंगवा लें। पानी आ गया, सब ने पिया और ये थोड़े इमोशनल हो गए। शाह साहब ने वो बात अपनी स्टार्ट कर दी कि भाई दुनिया बड़ी बेगैरत है, और ये शख्स उस सीढ़ी पे बैठा हुआ है, कमरे के अंदर सीढ़ियाँ थी और मैं सोफे पे बैठा हुआ था। ये शख्स सामने बैठा हुआ और क्या कहता है, मुझे कहता है लोग बड़े जालिम हैं, लोग जो है ना मुझे कहते थे कि शायद जो है ना पर निकाल ले, इसके पर काट दो। तो मैं तुम्हारे पर काटने के लिए 2-3 दफ़ा गया हूँ। तो एक दिन मैंने तुम्हें देखा है, तुम म्यूजिक सेंटर के ऊपर अपनी दुकान के शीशे जो है ना अखबार से साफ कर रहे थे, तो यार मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा तरस आया, तो मैं वापस आ गया और मैंने सोचा कि नहीं यार मैंने पहले इतनी बड़ी ज्यादती की है। ये उसके अल्फाज थे, रियलिटी आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बड़े अकीदत मंदाना अंदाज से वो कर रहा है बात ये ना। तो मुझे कहता है कि मैं पहले ही बड़ा था, शर्मिंदा था, अपनी नज़र में गिर चुका था कि मैंने नाजायज़ वकील साहब को कत्ल कर दिया, हालांकि मैं नहीं ऐसा चाहता था। तो अब मैं इनके बेटे को सिर्फ इस बात से कत्ल कर दूं कि वो शायद मुझे मार ना दे। तो मैंने सोचा कि ये लड़का बड़ा मेहनती है, उनका पेट भरने के लिए बेचारा काम कर रहा है, ये तो मेहनत मजदूरी करने वाला है, इसने मुझे क्या कहना है। तो कहता मैं तुम्हें मेहनत करता देख के छोड़ आया था। आप व्यूअर्स मुझे ये बात बताओ, आज सिर्फ ये बात का जवाब देना, अगर आप
कहीं लकड़हारे का काम करते हो, अगर आप कहीं पे कोई किताबों का काम करते हो, अगर कहीं पे आप मोची हो, अगर कहीं पे आप, तो यार इसका मतलब आपका बाप मर जाए तो ये चीज़ कि आप फलां काम करते हो ये कुछ नहीं कर सकता, इस कॉन्सेप्ट को आप में से कोई मानेगा? तो यार इस चीज़ का ताल्लुक ब्लड से है, इस सोच का ताल्लुक ब्लड से है, इस सोच का ताल्लुक तो और किसी चीज़ से है ही नहीं। जैसा आपका ब्लड होगा वैसा आपका फैसला होगा, वैसी आपकी सोच होगी। खैर, मैंने दिल पे हाथ रख के सारी बातें सुनी। ये डायलॉग वो मुझे इस तरह जिच कर रहा है, और आपको ये बात 12 दफ़ा बताता हूँ, जो बच्चे कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं तो मैं रोता था जब ना किसी ने कोई इमोशनल बात करनी है ना तो मैं रो पड़ता था, मेरे आंसू कंट्रोल नहीं होते थे ना। तो ये मैंने जिन लोगों में भी अपनी इसके बाद जिंदगी में देखा है ना, ये लोग असाब के बड़े मजबूत होते हैं, जो दिल के नरम होते हैं। ये मेरी फिजिकली तौर पे आपको बता रहा हूं। खैर, मैंने बड़ा कॉम्प्लेक्स का शिकार था बचपन से। फादर कत्ल हो गया, जूतियां दिखाई गई और गन पॉइंट पे मुझसे सुलह हो रही है। ये सारी मैं नक्शा आपको खींच के दिखा रहा हूं। गन पॉइंट पे सुलह हो रही है, और इतनी कीमती जानें जो है ना, उनको सिर्फ ये कह के कि मैं ऐसा नहीं चाहता था। यार तुम वहां पर गए, फायर तुमने किया, और तुम कह रहे हो कि फिर तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ आया हूं कि बच्चा है। और वो मुझे बातें ये मुझे उन बातों का आप नहीं सोच सकते कि मेरे अंदर उस वक्त ये हो रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं। यार ये मेरे सामने सारा कुछ कही जा रहा है। बाप था ना मेरा, ऊपर से हलाल का खून था, हक हलाल की खून पसीने की कमाई खिलाने वाला वो शख्स था मेरा बाप, जिसका नाम रहमत अली था। खैर, मैं वापस आ गया। मैं, मेरे दोस्त, एक दो पुलिस ऑफिसर, स्टेप इन म्यूजिक का मालिक मेरा दोस्त शौकरान, हम चले गए वहां पे। मैंने दोस्तों को कहना शुरू कर दिया, यार अब मैं पाकिस्तान छोड़ के कहीं बाहर चले जाऊंगा। हम वापस आते हैं, और जिस दिन मैं वापस आता हूँ ना, सेम उसी दिन सादिर शाह की 302 की FIR रात 2 बजे मेरे ऊपर दर्ज हो जाती है। उस वाक़े में मुख्तलिफ तरीके से मैंने आपको बताया है, अच्छा नहीं लगता किसी की भी दिलादारी हो। खैर, वो मैंने उसमें इकबाल जुर्म किया। क्यों किया ये आज आपको क्लियर करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता था कि अब मैंने अगर एक मामला अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ का सेहरा ही मेरे सर बांध दिया है, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं वो स्वाब की नीयत है ना, उसको गुनाह में या बुराई की शक्ल में उसको मैं तब्दील कर दूँ। मैंने एक और अच्छा अमल किया, उस अमल के ऊपर एक और अच्छा अमल किया। मैंने इकबाल जुर्म कर लिया अपने मुकद्दमेदार की जमानत करवाने के लिए, काका आतिफ जावेद। अब मुझे 25 साल सजा हो गई। इतने में मुन्ना कुरैशी और तनवीर खान, शहजादा भट्ट, ये सब, शहजादा भट्ट मेरे भाइयों की तरह है, ये सब कैंप जेल में एक दफ़ा हवालात के दौरान, जब मैं इसी कत्ल के केस में अंदर था, मुखालफत दिखाने का टाइम, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाला फवारे वाला मुझे वहाँ से ले गया, और वो जाते वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कह गया कि इसके साथ जिसकी मुखालफत है उसके साथ मेरी मुखालफत है। जिस वजह से उस बंदे का, मैं कि मुझे गरीब आदमी समझ के ना, उस वक्त जेल में मेरा कोई वाकफ नहीं था। मुझे ये पता था कि ये शख्स मुझे बचा लेगा। आज आपको मैं बताता हूँ किस तरह का बंदा था। तो मैंने उसको देख के, तो मैंने जोर से आवाज़ दिया, मैंने कहा बाले पाइन। उसने कहा क्या बात है। उसको मेरा पता नहीं था कौन हूँ मैं, और मैं क्या आने वाले वक्त में अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत देनी है, और मैं क्या मेहनत करके अपना मुकाम बनाना है जो आप लोगों की नज़र में मेरा बन चुका है। उस शख्स से मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सामने, नासिर वड़ाइच के सामने, वो मुझे ले गया। खैर, उन्हीं दिनों जो इनके बाहर इनके जो सरप्रस्त थे, जो लोगों को अपना बॉस कहते थे कि हम मुन्ना कुरैशी के बॉस हैं, उन्होंने बाहर इनके नाम पे बत्ते, छोटे मोटे जो जुर्म वो करने शुरू कर दिए और करवाने शुरू कर दिए, और जरैम पेशा लोगों की पुश्त बनाई शुरू कर दी कि राजगढ़ में हम मुन्ने के उस्ताद हैं। तो वो लोग सारे जो थे ना, इनसे बड़े अंडर प्रेशर थे, और उन्होंने मुलाकातों का कह के किसी भी तरीके से लोगों से इलीगल बेनिफिट्स लेते रहना। अब ये बातें मुझे भी अंदर पता लगती थी कि मुन्ना कुरैशी के जो बाहर अहमद हसन और दूसरा जो बऊ हफीज कानकटा ठेकेदार है, ये इसके नाम को बड़ा मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, और उनसे लोगों से बड़े अजीबोगरीब किस्म के वाकयात और मामलात कर रहे हैं। खैर, मुन्ना कुरैशी को अंदर पता लगना शुरू होगा, लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि भाई आपके नाम पे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और ये लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि जेल के अंदर हम कोर्ट लखपत चले जाते हैं, मैं सजा हो जाता हूँ 25 साल। उस वक्त दोबारा मुन्ना कुरैशी और ये सारे, ये तनवीर खान वगैरह, ये सारे, बिल्ली गुज्जर, अच्छा लावे का मुकदमेवार, ये सब इकट्ठे होते हैं। वहां पर मेरा और कुरैशी साहब का झगड़ा हो गया। वो झगड़ा भी ऐसे हो गया कि हम कभी आमने सामने आना ही नहीं चाहते थे।
कुरैशी साहब इस वजह से कि इनको पता था मैं राइट पे हूं, और मैं इस वजह से कि ये बंदा सिर्फ धड़ेबाजी में अपने आप को मुल्क में ओझल बना रहा है और अपनी जिंदगी का रिस्क ले रहा है। मुहालफ तो मुहालफ ही होता है ना, ख्वाब वो मिट्टी का बना क्यों ना हो। वो झगड़ा हो गया, उस झगड़े में कुरैशी साहब भी थोड़े जख्मी हुए, मैं भी हुआ, मेरे कपड़े फट गए। उसके बाद मेरा चालान मुल्तान जेल चला गया, जहां से जाकर मैं रिहाया हूं। अब मैं उस रिहाई के बाद बाहर आया हूं, तो मैंने आगे लोगों से, ये भी बाहर आ चुके थे, और जब ये बाहर आ चुके हैं तो यहां पर इलाके की मुतलका पुलिस के साथ इनके मामला चल पड़े। इसी दौरान अहमद हसन की बीवी ने जब देखा है कि मेरे खामिद के साथ इन्होंने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि तुम पीछे से क्या गुल खिलाते रहे हो, उसकी बीवी ने अपने घर की चोरी का सामान, शेखुपुरे में उनकी रिहाइश थी, शेखुपुरे थाने में FIR दर्ज करा दी कि मेरे घर का सामान और चीज़ें सारी तनवीर खान ने जो है ना ताले तो, और उस चोरी के केस में उस औरत ने पास खड़े होकर शेखुपुरे थाने में उसको बेइज्जत करवा दिया। पीछे वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो अहमद हसन ने जो बरकत की जो बहू कत्ल हुई थी उसमें कसास के जो पैसे थे अहमद हसन अपने नहीं दे रहा था, और इन्होंने पैसे अहमद हसन को दे दिए थे, और अहमद हसन जो है वो खा चुका हुआ था। अहमद हसन के भाई ने जब मुन्ने कुरैशी को ये बात बताई, ये कन्फर्म आपको बता रहा हूं, लोगों ने तो सिर्फ FIR देखी है और अखबारात की खबर पढ़ी है, मैं आपको सारी स्टडी सुनाता हूं और एक लफ्ज गलत नहीं कहूंगा। उन पैसों के रफड़ थे, जब इन्होंने देख लिया कि हमारे भी खा गया है और कत्ल भी हमारे ऊपर फिट हो रहा है, इन्होंने उस ग्रिज में जो है ना, और दूसरा उसकी बीवी ने इसी दौरान मुन्ने के जो राइट हैंड, जो बहुत गहरा दोस्त है इसका, तनवीर खान, तकरीबन मेरी इतला के मुताबिक मर्डर सारे वही करता था, बहुत जज्बाती था वो। अब वो अहमद हसन जो है उसकी सारी फैमिली का जो है ना मर्डर हो जाता है। उसकी FIR मुन्ने कुरैशी पे, उसकी FIR तनवीर खान के ऊपर, और 2-3 लोग नामजद नामालूम, वो सारी फैमिली जो है, 3 कत्ल होते हैं और 13 कत्ल की वारदात से इलाका लर्ज उठता है। यह FIR इन 3 अफराद पे थी। उनका एक लड़का उसी गली में था, खुरम गोरा अंडा, उसका कत्ल होता है, उसके कत्ल की FIR भी इन पे दर्ज हो जाती है। अब उसके बाद जो है ना, एक लड़का उसी अहमद हसन का, नैयर नामी और गोशी नामी 2 बेटे थे उसके, और यके बाद दीगरे वो भी कत्ल हो जाए, पूरा खानदान जो है ना वो मौत की आगोश में चला जाता है। और उनकी FIR है, चूंकि पहली जिसके ऊपर होनी है बाकी उसके ऊपर ही होनी है। ये तमाम तरह FIR है मुन्ने कुरैशी के ऊपर और तनवीर खान के ऊपर। हालांकि वो, मुझे भी पता है कि ज्यादा कत्ल वही करता था और पिस्टल सबसे पहले वही चलाता था। मुन्ना कुरैशी भी डेफिनेटली अपने इज्जत की खातिर बंदा सब कुछ करता है। अब नाजरीन ये हुआ है कि ये भी एक तनावर दरख्त बन चुके हुए थे, और मैं भी जेल काट के आने के बाद मुझे भी दोस्तों ने, मैंने अपने थोड़े कारोबार हल्के फुल्के शुरू किए, अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाबी दी। मैंने लाहौर लेवल पे काफ़ी सारे बिजनेस किए, उनमें काफ़ी पैसे इकट्ठे किए, दोस्त बनाए, अपने ताल्लुकात को ज़्यादा इस्तवार किया, और जहन में ये ठानी थी कि अगर मुखालफत होगी तो वो उसको ख़त्म करके छोड़ना है, लड़ना है, हर हाल में लड़ना है, क्योंकि भूखा बटेरा लड़ता है। ये मेरी बात आज याद रखिएगा, भूखे बंदे का काम है लड़ना। जो समझदार होगा वो अपनी नस्ल को तैयार करेगा, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि उसकी औलाद जेलों में चली जाए। बेहतर हिकमत अमली जो बेहतर है आपके हालात के मुताबिक, वो रास्ता अडॉप्ट करें। जेलों का हाल मैंने पहले बता दिया, दुश्मनियों का अंजाम मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, लेकिन दुश्मन की अगर उसके अंदर अच्छी सलाहियत है तो उसे हाथ मिला लें, आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी। दुश्मन की अगर अच्छी सफात और आपको नजर आ रहा हो कि ये 4 दिन निकालेगा और एक अच्छी जिंदगी गुजारेगा, तो उसके साथ हाथ मिला लें, दोस्ती कर लें, इससे आपकी जिंदगी बढ़ जाएगी, महफूज हो जाएगी। खैर, वो मैंने अब जो है ना, ये बड़े इनके नाम शाम थे पूरे इलाके में कि कहीं से भी ये गुजर जाते थे ना तो एक सहम का आलम बन जाता था। राजगढ़ में, कृष्ण नगर में, शान नगर में, इधर उधर से, मैं अल्लाह का शुक्र था कि मैं भी अपने बड़े पैरों पे खड़ा हो रहा था, बड़ा सिलसिला चल रहा था। अब नाजरीन, होता यह है कि इस सारे मामला के बाद ना मैं एक दफ़ा फिर इकट्ठा होता हूँ मुन्ने कुरैशी के साथ जेल में। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, बसंत पे लड़ाई होती है, मैं उस FIR में जेल जुडिशियल कर दिया जाता है। मुन्ना कुरैशी वहाँ पर सांदे में एक SHO जाहिद परवेज के साथ इसका झगड़ा होता है, और झगड़ा बढ़ जाता है, पुलिस वाले FIR दर्ज कर देते हैं और कुरैशी साहब जेल में आ जाते हैं। मैं नाजरीन वहाँ पर ना, मेरा फैसला देखिएगा मैंने कितना बेहतर किया है। आप वक्त को अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? वक्त का तयन करने में गलती ना करना कि ये वक्त इस तरह का मैं ये कर लूं, ये वक्त इस तरह का मैं ये कर लूं। अपनी आने वाली नस्ल को महफूज कर लें। मैंने जब देखा कि मुन्ना कुरैशी, मैं अंदर हूं और मुन्ना कुरैशी आया है, मैं मुन्ने कुरैशी को वेलकम करने के लिए कैंप जेल के गेट के आगे गया हूं। इससे पहले जब मैं 302 में था
तो जेल में ये ऑलरेडी एक दफ़ा मेरा इनका डायलॉग हो चुका है। अदालत खां, मैं, भोला जिन वगैरह काफ़ी दोस्त वहाँ पे बैठे हुए थे, दर्जनों की तादाद में, बहुत बड़ी महफिल जमी हुई थी 5 ब्लॉक में, कैंप जेल में। वहाँ पर मैंने कुरैशी साहब को एक दफ़ा ये बात स्टार्ट में कह चुका हुआ था 302 में। तो उस वक्त मेरी सुलह के हालात बने हुए थे और मैं इनको कह चुका था कि कुरैशी साहब, अगर मुखालफों के साथ मेरा झगड़ा है तो मेरे फादर को उन्होंने कत्ल किया हुआ था, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि आप मेरी मुखालफत क्यों कर रहे हो। अगर उनकी तरफ से सुलह और नरम गोशा हो गया है तो आप मेरे से क्यों इतना सीरियस और इतना, ना कोई ऐसी बात, मेरे दिल में तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं सारी मुसाफत कर चुका था, सारी दौड़ भाग, और मुझे सारी बात का पता लग चुका था कि कुरैशी साहब सिर्फ धड़ेबंदी के चक्कर में तले जा रहे हैं, इनका नाम आ रहा है और इनका मेरे फादर के कत्ल के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। अब इससे खुलकर तो मैं बात नहीं ना कर सकता कि इनका ताल्लुक नहीं था, क्योंकि मामला थे कि बंदा जिंदगी में 100 दोस्तों के लिए कर जाता है। खैर, मेरी वो बात इनके दिल में थी। दोबारा जब मैं आपको बता रहा हूं कि 2004-05 में मैं अंदर गया हूं, कुरैशी साहब आए अंदर, झगड़ा पुलिस वालों के साथ इनका हो गया, तो मैं इनको वेलकम करने के लिए कैंप जेल के गेट के आगे आ गया हूँ। मुन्ना कुरैशी आया अंदर, गले मिले हम, मैं कुरैशी साहब के साथ, क्योंकि मेरी गिनती बैरक में थी और इनकी गिनती वो जो बैरक होती है, क्योंकि पुलिस वालों ने एक FIR भी दर्ज कर दी, साथ मंशियात का मुकदमा भी दे दिया था। तो मैंने जब देखा ना कि इनकी गिनती इधर नहीं आ सकती, तो मैं अपनी गिनती वहाँ से कटवा के कुरैशी साहब के साथ चला गया। फिर मैं इनके साथ रहा हूँ, हमने 15-20 दिन, महीना, फिर उसके बाद इनकी रिहाई हुई, मैं रिहाई पर लेने के लिए गया हूँ। यानी कि ऐसी सुलह हुई है कि हमने आज तक आपस को एक दूसरे को आज तक ये भी नहीं जतलाया कि उस दौर में, ये सारी बातें मैं आपको सोशल मीडिया पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल वन हैंड रख के, कोई इसमें उनकी प्लानिंग, कोई उनकी साजबाज शामिल नहीं है। मुझे पता है सारा मामला क्या है और अल्फाज का चुनाव क्या करना है और स्टोरी को बयान कैसे करना है। खैर, मैं ये नसीहतें क्यों करता हूं? मेरे कत्ल में मेरी FIR जब मेरे ऊपर दर्ज होती है, मैं बाहर आता हूं, तो सादत शाह का भाई अली रजा लकी, जो कि आबद बॉक्सर साहब के लिए लोग कहते हैं कि जी उनके मामू के लिए उन्होंने बोचा गार्डन प्रॉपर्टी पे, जान शेर खान साहब ने, ये शूटर थे, इन्होंने जुल्फ़कार अवान को, अदाकारा मारवी का भाई या अदाकारा मारवी को गालबन, या इस तरह के जो थे ना वाक़यात, वो आबद बॉक्सर साहब के मामू के कहने पे करते थे। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है, या अफसानवी बातें हैं, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि जो लकी शाह था, सादत शाह का भाई, वो एक टाइम पे स्टील की क्लाशनकोफें लेके, वो मैंने तो सुना भी नहीं था स्टील की क्लाशनकोफ होती है, लेकिन बाद में पता लगा था कि लुगर की क्लाशनकोफ स्टील की होती है, सिल्वर कलर की होती है वो ना। तो ये वो लेके बड़े मुसल्ला मुझे ढूंढते रहे हैं। एक टाइम पे ये भी वक्त था कि ग्रेनेड लेके भी इन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश किया, क्योंकि वो उसका भाई था। लेकिन वो ये नहीं सोचता था कि मेरे फादर को मेरे भाई ने कत्ल किया था। ना मेरे फादर को कत्ल करता तो शायद उसे भी कोई ना कत्ल करता। अल्लाह ताला ने मुझे बचाना था। कई और मेरे ऊपर अटैक, सेक्रेटरीट के सामने मेरी प्राडो के ऊपर फायरिंग हुई है, जिन 2 भाइयों ने की थी, एक ऐसे बंदे के कहने पे। मेरा ज़हन उधर भी उस वक्त भी मुन्ने कुरैशी की तरफ था, लेकिन वो भी उसने नहीं करवाई थी, वो एक ऐसे बंदे ने करवाई थी, वो भी पुलिस मुकाबले में मर चुका है। उसने को अपनी ग्रिज निकालने के लिए जिन 2 शूटरों को मेरे पास भेजा था, उनमें एक पुलिस कांस्टेबल था और एक जेल का कांस्टेबल था। मैं केस में जेल गया हूं, तो इन दोनों भाइयों ने, महमूद और अहमद, उन्होंने आके मेरा रवैया, मस्बत रवैया देख के मुझे बड़ी महफिल में यह कहा था कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमने आपके ऊपर हमला किया था फलां बंदे के कहने पे। इन बातों से जायज़ा लगाते हैं कि ये जो बंदा, इसको आगे उन्होंने खुद मान लिया, तो अल्लाह ताला ने मुझे क्या इज्जत और क्या मुझे अरूज दिया होगा। ऐसे फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता, क्योंकि बंदा आपके ऊपर कातलाना हमला करके आपको डायरेक्ट बता दे और आप उसे पूछे भी ना, तो ये इस तरह का वक्त अल्लाह ताला बनाता है। लेकिन अक्लमंद बंदा जो है ना, ट्रैक अपने चेंज करता रहता है, यू टर्न लेता रहता है लाइफ में। अगर आप सिक्योर और बैलेंस लाइफ चाहते हो, सेम एक रुख पे लाइफ नहीं चलती। किसी के बाप का कानून नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि आप वक्त को रोक लें और अपनी मर्जी से उसे चलाएं, नेवर एवर। खैर, अगर आप मुझे यह बताएं कि मेरी दुश्मनी होती, आज मैंने 7 गनमैन रखने थे, 10-10। ईद वाला दिन आता है ना, तो वो लोग अभी 3 दिन पहले शुरू हो जाते हैं, सर ईद आ रही है, बंदा अपनी ईद भूल के उनका ध्यान रखता है, फिर उठते बैठते आपकी प्राइवेसी। फिर यही गनमैन होते हैं जो कल को आपके घरों में, ड्राइंग रूम में घुस के आपको मार देते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं जान रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, वो अपने मकासद के लिए आपके साथ ऐड होते हैं। 24 घंटे के लिए आपने अपने साथ आइटम बम बांधने हैं दुश्मनी में। ये मेरी बात याद रखिएगा। ना आपके बच्चे महफूज हैं, ना आपकी फैमिली महफूज है, और ना आप ही महफूज है। पूछे कैसे? अगर आप मर गए तो नुकसान तो फिर फैमिली के, इसलिए वो भी महफूज नहीं है।
ये चीज़ें जो है ना, इनसे नतीजे लिया करें। मैं आप सबको, नौजवानों को 12 दफ़ा ये बातें बताता हूँ यार, बड़े बड़े दौर देखे हमने ग्रनेटों के साथ। ये वही अली रज़ा लकी है जिसको बशीर नियाजी ने मड़ियाँ कब्रस्तान में फायरिंग करके हलाक किया था पुलिस मुकाबले में। ये वो डेस्परेट लोग हुए हैं जिन्होंने पुलिस अफसरों को धमकियां दी हैं। ये वो पेशावर कातिल हुए हैं कि जिनके बारे में पुलिस को ऑर्डर थे कि अगर जहान शेर खान की गाड़ी ये नंबर प्लेट किसी जहाज के ऊपर लगी हो तो फायरिंग कर देना, एक बंदा ना बचे। ये इतने डेस्परेट लोग थे। जहान शेर खान, तनवीर तीरा, अली रज़ा लकी, ये शूटरों का एक अनएक्सपेक्टेड पावरफुल गैंग था। इन्होंने बेशुमार लोगों को जो है ना सुपारियां लेके, बैरून मुल्क से इनको सुपारियां आती थी, लोगों को जाने ले लेते थे। ऐसी दुश्मनी से मैंने अपने आप को बचाया। मैं डरा नहीं, मैंने अपने आप को बचाया, अपनी औलाद को बचाया। मैंने आज आप लोगों को ये बातें इसलिए समझाता हूँ यार, इन बातों के पीछे जो है ना एक मकसद है। मुझे यूट्यूब की कमाई अगर मुझे कोई आएगी ना, आप सबको दिखा के, मैं आपको पूछ के कि ये किस हकदार को चाहिए, मैं सरेआम ऑन एयर आपके सामने लोगों में बांट दूंगा। 1 रुपया जिंदगी में अपनी जात पर नहीं लगाऊंगा। ये मैं इस लेवल पर जाके आपको क्लियर कर रहा हूं। तो बात ही होती है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला, जिंदगी में मैंने कई अफराद का बुरा सोचा, मैं नहीं कर सका। शायद मुझसे कई गलत काम ऐसे हो चुके हों जिनका एतराफ मैं नहीं कर सकता, जिनकी वजह से मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता हो। मेरे अंकल चौधरी फरोज थे, वो एक बड़े डेंजरस पुलिस ऑफिसर थे। आज वो चलने फिरने से दो चार हैं। अब आखिर में मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूं और अपने प्रोग्राम शाहिद चौधरी और इमरान कुरैशी की दुश्मनी को मैं क्लोज करता हूं। और ये दुश्मनी को कैसे दोस्ती में बदला, ये सब कुछ आपको मैं बता चुका हूं। हजरत लाल शहबाज कलंदर बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक बंदा बकरी, बंदरी और रीछ के साथ बैठ के उसी बर्तन में खाना खा रहा है। आप सरकार ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलंदर हूं। सरकार शशदर होकर पूछा कैसे? उसने कहा मेरे पास ये बंदर, रीछ और बांदरी है, ये बकरी है तमाशा दिखाने के लिए। सरकार ने कहा दिखाओ। उसने तमाशा दिखाया, सरकार ने इनाम दिया। उसने पूछा ये आपने तो मुझे पूछा कि मैं कौन हूं और मैं क्या करता हूं, तो आप कौन और आप क्या करते हो? सरकार ने कहा मैं लाल शहबाज कलंदर हूं। तो वो हंसा, आप कैसे कलंदर हो? आपके पास तमाशा दिखाने के लिए क्या है? तो सरकार ने कहा कि मैं दरख्त पे चढ़ता हूं, टांगे खोलता हूं, तुम नीचे से गुजर जाओ, पीछे घूम के नहीं देखना। तो शख्स नीचे से गुजरता है, साथ ही मौसम बदल गया, बादल बदल गए, परिंदे आ गए, वादियां, ठंडी हवाएं, वतन बदल गया, दुनिया बदल गई, ऐसे जैसे जन्नत में आ गया। सामने से फौज आती, देखता और डर जाता है कि इस घने जंगल में, इस खूबसूरत जंगल में, इस वादियों में ये फौज तो मुझे मार देगी, मैं तो अकेला यहाँ पे हूँ। वो पास आते हैं, मसल्ला होते हैं, तीर कमान उनके पास होते हैं। वो आते ही उनके कदमों में, बादशाह सलामत आप कहाँ पे थे? मलका आलिया का हुक्म था कि अगर बादशाह सलामत ना मिले तो वापस ना आना। तो सरकार बैठे घोड़ों पे बिठाते हैं, महल में आ जाते हैं। बादशाह सलामत नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, बादशाह वाला लिबास पहनते हैं। मलका आती है और उनको कहती है सरकार मुझे माफ़ कर दें, आप कहाँ चले गए थे? आज के बाद मैं आपको सरकारी मामलात में मलदखल नहीं दूंगी। बादशाह अपने तख्त पे बैठता है, फैसले शुरू हो जाते हैं। दोतरे पोतरे, नवासे नवासियां जवान हो जाते हैं। जिंदगी के और 60 साल गुजर जाते हैं। उन 60 साल के बाद उम्र 90 साल हो गई। अपने नवासों नवासियों को कहता है कि मैंने शिकार पे जाना है। बग्गियां लगती हैं, बादशाह सलामत बग्गी में बैठ जाते हैं, पीछे शहजादे शहजादियां शिकार पे जा रहे हैं, दादे के साथ, बाप के साथ, दादा के साथ, नाना के साथ। वो काफिला जब जंगल में जाता है तो बादशाह सलामत देखता है वही 2 दरख्त। तो वो सोचता है अब तो मैं 90 साल का हो गया हूं, पीछे क्या रह गया है? तो उस शख्स ने मुझे कहा था घूम के ना देखना, तो घूम के तो देखूं क्या है। घूम के जाता है, दरख्त के अंदर से गुजरता है और जो ही साइड क्रॉस की है, वहीं पे वो बकरी, वहीं पे वो बंदर, वहीं पे वो रीछ, वो बुरकी रोटी की आधा टुकड़ा वहीं पे पड़ा हुआ है और सरकार सामने बैठे हुए। वो शख्स भागता हुआ जाता है, हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के पाँव में पड़ जाता है और माफ़ियाँ मांगता है और उनको कहता है सरकार मुझे उठे ही भेजो, मुझे वहीं भेजो। तो वो आगे से कहते हैं वो एक तमाशा था, ये दुनिया एक तमाशा है। बड़े बड़े नौजवानों को मैंने देखा, उन्होंने कहा ये मेरी मशूक थी, वो मुझे तवज्जो नहीं देती थी, मैंने बदमाशी शुरू कर दी थी, प्रोमिनेंट होकर दिखाऊं। कई ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा जी मेरी माँ बड़ी सख्त बीमार थी, दवाई के हाथों मर गई।
कई ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने कहा हमारे घर में एक वक्त की रोटी नहीं खाने के लिए थी तो मैंने डकैतियां शुरू कर दी। ये जेलों में लोग मिलते रहे, इंटरव्यू करते रहे, उनसे सच्ची बातें होती हैं वहां पे, लेकिन ये सब फर्जी और लघवी कहानियां थी। मैंने हकीकत में देखा है ये इंसान, ये लोग जितने भी पुलिस मुकाबलों में मर जाते हैं, जितने भी बदमाशी और गुंडागर्दी के चक्कर में मर जाते हैं, ये सब जो है ना वक्त से बहुत ज्यादा तेज चलते हैं और ये एक ऐसी डगर पे चलते हैं जो ज़ारा ज़रीन मौत की तरफ जा रही होती है। इनका काम, इनकी स्पीड बताती है कि ये ज्यादा देर नहीं चलेंगे। इसलिए मैं आप सबको कहता हूं कि इन कामों का कोई फायदा नहीं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।